बताएंगे कि सिर्फ खाने पीने के सामान ही नहीं बल्कि बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, कपड़े, ट्रांसपोर्टेशन समेत दूसरे आइटम्स भी काफी महंगे हो गए हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय के साथ ही रियलिटी चेक के लिए हमारे साथ हैदराबाद से होंगे शेख अहमद अली, अहमदाबाद से मनीष देसाई और इसके अलावा जयपुर से स्वाति वशिष्ठ। इसके अलावा हमारे साथ क्रिसिल के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट डीके जोशी भी होंगे। लेकिन शुरुआत में हम चलते हैं लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण, ये बताइए कि हर हफ्ते सरकार की ओर से ये जो आंकड़े जारी होते हैं इनके मुताबिक अब 2.5% से भी नीचे है महंगाई, लेकिन फिर भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता ही जा रहा है, क्यों? देखिए, सही कहा आपने कि महंगाई दर के जो आंकड़े जारी होते हैं इसका मतलब महंगाई दर में गिरावट आ रही है। लेकिन सरकार के ही दूसरे आंकड़े ये भी बताते हैं कि महंगाई दर में गिरावट के बावजूद लोगों के रहन सहन पर इसका खर्च जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और इससे कई ठोस सबूत हैं। सबसे पहला सबूत तो है कि पिछले दिनों सरकार ने जब महंगाई भत्ता 6% बढ़ाया तो इसका सीधा सा आधार यही था कि लोगों के रहन सहन पर खर्च बढ़ा और इसके लिए महंगाई भत्ता बढ़ाना जरूरी है। और दूसरा सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो सरकार की ओर से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हर महीने जारी किए जाते हैं उसमें भी ये साफ जताया गया है कि लोगों के रहन सहन पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जनवरी 2008 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो 5.51% था, जो जनवरी 2009 में बढ़कर 10.45% पर पहुंच गया, जो साफ है कि मतलब बता रहा है कि लोगों के रहन सहन पर खर्च बढ़ा। और ऐसी कई वजह भी हैं कि लोगों के रहन सहन के लिए जो दूसरी चीज़ें, खाने पीने के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, प्राइमरी स्कूल फीस की बात करें, मेडिकल केयर करें, इन सब में कहीं ना कहीं खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया है। और अगर हम प्राइमरी स्कूल फीस की बात करें तो पिछले दिनों 20 से 25% की इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। इस तरह घर का किराया भी, जैसे कि नए घर के खरीद फरोख्त जिस तरह से गिरावट आई है उसका असर घर के किराए पर देखने को मिला और ये भी 15 से 20% बढ़ा है। अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की ही बात करें तो उसके मुताबिक भी पिछले एक साल में ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल केयर पर 9% से ज़्यादा खर्च बढ़ गया है। इससे दूसरे फ्यूल और बिजली में भी करीब 8% की बढ़ोतरी हुई। इसका जो खर्च होता है उसमें करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो ये भी बताता है कि महंगाई बढ़ने का असर जो है मेट्रो शहरों से ज़्यादा नॉन मेट्रो शहरों पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिला और वहाँ के लोगों के लिए रहन सहन ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और वहाँ पर ज़्यादा खर्च बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, मेट्रो शहरों से ज़्यादा छोटे शहरों में असर ज़्यादा दिख रहा है। इन सारी शहरों में हम जाएंगे, मेट्रो शहरों की भी बात होगी, छोटे शहरों की भी बात होगी, देखेंगे कहाँ कहाँ कीमतें बढ़ रही है। लेकिन उसके पहले चलते हैं यहाँ पर हमारे साथ क्रिसिल के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट डीके जोशी भी मौजूद है। जोशी जी, महंगाई बताने वाले ये जो दोनों आंकड़े हैं दोनों सरकार के हैं, फिर भी दोनों आंकड़े अलग अलग कहानी क्यों बयां कर रहे हैं? देखिए, ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, पहले तो ये होलसेल लेवल पे है। ये बेसिकली इसमें कई तरह ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे आयरन ओर और कई मिनरल्स वगैरह हैं जिनको हम डायरेक्टली आम आदमी कंज्यूम नहीं करता है, तो इसलिए उसको उनके साथ रिलेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स से जो इन्फ्लेशन रेट आता है वो इंडिविजुअल इन्फ्लेशन रेट से बहुत ही अलग होता है। उसके अलावा होलसेल प्राइस इंडेक्स में कोई भी सर्विसेज नहीं होती हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ वगैरह आपने बताया। इनके ना होने के कारण वो उनमें जो प्राइस इंक्रीज आता है वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ये सिर्फ 45% ऑफ द इकोनॉमी को ही दर्शा रहा है, क्योंकि 55% जो कि सर्विसेज है वो कम्प्लीटली मिस्ड आउट है। पर अगर आप इसको थोड़ा सा और दूसरी बात यह है कि जो आम एक कंज्यूमर है, एवरेज कंज्यूमर इंडिया में, उसका करीब 60% जो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है टोटल, उसका 60% वो फूड आइटम्स में स्पेंड करता है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में फूड आइटम्स का वेट बहुत कम है। तो इन्फ्लेशन जो आ रही है वो पर्टिकुलरली फूड आइटम से ही आ रही है ज़्यादातर। उसमें अगर आप सीरियल्स ले लें, पल्सेस ले लें, शुगर ले लें, इनमें डबल डिजिट से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है। क्योंकि इनका वेट होलसेल प्राइस इंडेक्स में कम है, इसलिए ये इन्फ्लेशन को ओवरऑल इन्फ्लेशन नीचे जाती हुई दिख रही है। फिर भी जो आम आदमी को जो राहत चाहिए वो उससे इस गिरती हुई इन्फ्लेशन से नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे अगले संवाददाता मनीष देसाई अहमदाबाद से हमारे साथ है, उनसे भी एक रियलिटी चेक ले लेना चाहिए। मनीष, पिछले साल भर की बात अगर करें, अहमदाबाद में कितनी बड़ी है महंगाई और घर का बजट किसने बिगाड़ा है? देखिए, अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो वैसे तो हर चीज यहाँ महंगी हो गई है, लेकिन मेन विलन अगर देखे जाए तो एजुकेशन है और साथ में रहने का मकान का जो किराया है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो किराया है वो, ये दो मेन विलन है। अगर पहला विलन कोई है तो वो सबसे बड़ा विलन है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के किराए।
पिछले एक साल की अगर बात की जाए तो करीब 40 से 50% की बढ़ोतरी 2 बेडरूम के एक फ्लैट के किराए में हुई है। जो 5,000 रुपये में किराए पर मिल रहा था फ्लैट, उसके लिए आज 7 से 7,500 रुपये एक आदमी को चुकाने पड़ रहे हैं। विलन नंबर 2 देखा जाए तो वो एजुकेशन है। प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक 50% फीस बढ़ गई है। साथ में हायर एजुकेशन भी करीब 25% महंगा हुआ है। इसके अलावा और 2 चीजें देख ले, अगर हम इलाज मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो भी महंगी हुई है। हर साल डॉक्टर जो है अपनी फीस 10 से 15% बढ़ा ही देते हैं। करीब 20% की बढ़ोतरी पिछले एक साल मेडिकल इलाज में देखी गई है। साथ में लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह की फीस भी इतनी महंगी हुई है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एक और सेक्टर है जो विलन कहा जा सकता है। यहाँ जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है उसके किराए में 15% तक की बढ़ोतरी हुई है। साथ में जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है बस चलाने वाले, उन्होंने भी करीब 15% की बढ़ोतरी कर दी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये 4 मुख्य रूप